Hello, Bacha Party. Hi, welcome to this session over here. 30 days pledge for business studies by your Dhwani ma'am. जैसे कि आप सब जानते हैं, ये सेशन स्पेशली हम लोग आपके लिए क्यूरेट करते हैं ताकि आप जो अपने आखिरी दिन है, नॉट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट योर आखिरी दिन ऑफ गिविंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, उनमें जो है आप काफी अच्छे से जो है बहुत बढ़िया वे में रॉक कर पाए, इसी के लिए एंटायर सेशन है यहाँ पर। तो अब तक अगर आप लोगों ने आपके फ्रेंड्स को जो है बुलाया नहीं है, अब तक हर जगह जो शेयर नहीं किया है अगर इसको, तो आई वुड रियली वांट कि आप लोग फटाफट से ये चीज कर ले ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे बच्चों तक जो है यहाँ पर पहुंच पाए। Before that, let me introduce myself to you all before going ahead with the session here. तो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है ध्वनि गांधी. I am a verified plus educator on the Unacademy platform. I teach you for the subjects of accountancy, business studies and English literature. I am a graduate from the HR College of Commerce and Economics. Currently pursuing my double masters. तो एक बार मास्टर्स और मेरे दोनों मास्टर्स हो गए, तो यू गाइज आर गोना हैव माय एक्सपर्ट नॉलेज ऑल्सो. अभी भी है ही है, बाद में भी मिलेगी. इसके अलावा आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर. आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक CAT, NMAT, CET, CPT. I bagged a scholarship worth ₹5 lakhs from a leading B school in India as well. इसके बाद में I am a certified transcriptionist too and a topper in both my 10th and 12th standards, and especially जो subjects मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, they have been my core favorite. आप लोगों ने अगर अभी तक जो है हमारा आस्क अ डाउट फीचर यूज नहीं करा हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो ऑन टू द अनअकैडमी ऐप, डाउनलोड कर ले ऐप को. वहां पर जैसे ही जाओगे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट्स कभी भी किसी भी वक्त जो है पूछ सकते हो. ठीक है, ये पूछना कैसे? जस्ट गो ऑन आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट पर जाने के बाद जो है आपका जो भी डाउट हो, गैलरी ओपन कर लीजिए अपनी. वहां पर वो बोलेंगे कि आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, तो आपको वहां पर जो है गैलरी में जाकर अपना पिक्चर सिलेक्ट करना है डाउट का. जो एक क्वेश्चन एट अ टाइम दिया करिए, तो उसको क्रॉप करना है. क्रॉप करके वहां पर भेजकर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि किस सब्जेक्ट में से वो डाउट है, एंड बस उसके बाद में यू आर ऑल सेट. आंसर आपके बॉक्स में जो है वो आ जाएगा. नाउ आस्क अ डाउट तो आप लोगों ने पूछ ही लिया होगा. अगर आप लोग अब तक जो है मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी बिजनेस स्टडीज का ये जो सीरीज है रोज 345 तो आता ही रहेगा एवरी डे, राइट? तो ये अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे जो नोट्स आते हैं, जो सारे क्विजेस की लिंक्स आती है, जो सभी एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह मैं देती हूँ, वो यही इसी टेलीग्राम चैनल पर देती हूँ, जिसका नाम है @unacademy ध्वनि. ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम के ये QR कोड को जो स्कैन करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे. अगर स्कैन करना आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस टेलीग्राम के ऐप पर जाकर आपको अनअकैडमी ध्वनि, ये जो नीचे स्पेलिंग दी गई है, ये टाइप करनी है. आप उस चैनल पर जो है 2000 प्लस स्टूडेंट्स है वहां पर ऑलरेडी, वहां पहुंच सकते हो. इसके अलावा अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर अगर आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर रखा है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से आप पहुंच सकते हो. अराउंड 11,000 फॉलोअर्स राइट नाउ है अपने वहां पर, तो आप लोग को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. टीचर तो ट्रस्टेबल बॉस ऑफ कोर्स है आपकी. ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये 345 की 30 डेज सीरीज तो चल ही रही है, साथ में अकाउंटेंसी का 15 डेज प्लेज भी चल रहा है. वो 230 to 330 अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में चलता ही है. अब ये स्पेशल क्लासेस, आस्क अ डाउट वगैरह, ये जो जितने भी फ्री कंटेंट है, इसको अनलॉक करना है तो आप DGD लाइव ये कोड यूज करके जो है सारे फ्री कंटेंट को आप रिलीज कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी प्लस बैचेस ज्वाइन करनी है, प्लस बैचेस मतलब 1 स्टेप एक्स्ट्रा, 1 स्टेप अहेड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. तो अगर आपके कोई छोटे बच्चे भाई बहन है 10th स्टैंडर्ड के जो 11th में जाने वाले हैं, या आपके कोई 11th के जूनियर्स हैं जिनका बेस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है कॉमर्स का, तो आप उन्हें बोल सकते हो ये हमारी ब्रिज कोर्स फॉर कॉमर्स जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आई टीच यू ऑल फॉर अकाउंटेंसी, ठीक 7:15 बजे. तो आप सभी उनको बोल सकते हो कि आप जो है मुझे वहां पर वो लोग मुझे वहां पर देख सकते हैं. इसके अलावा जो मेरी अपकमिंग 11th की बच्चा पार्टी है जो 12th में जाने वाली है, उनके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 22 की जो अतरंगी सी अच्छी सी बैच है कॉमर्स के लिए, वो स्टार्ट होने वाली है बच्चा पार्टी 5 अप्रैल से. अपना कोर्स जो है अकाउंट्स का कौन सा वाला होगा? पार्टनरशिप का. तो पार्टनरशिप का जो कोर्स है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आएगा, ठीक 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक. तो आप सभी को ट्यून इन करना है. बाकी सारे एडुकेटर्स भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे ही, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है.
इसके अलावा जो अभी एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में है, 3 अलग फेजेस है ना, पहले तो जो 10th वाले थे, ये 11th वाले जो 12th में जाएंगे, जो 12th वाले बोर्ड एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास मिशन 100 का एक 30 डेज वाला कॉमर्स बैच है, तो 1 महीने का बैच है। आप लोग वहां पर भी ये प्लस क्लासेस जो है देख सकते हो, अलग अलग एडुकेटर्स यहाँ पर है आपके लिए। और ये सब चीज जो है आपके लिए आती है बाय वन एंड वन ओनली थिंग। आपको अगर प्लस पे भी सब्सक्राइब करना है तो यू ऑल कैन यूज द कोड DGDLIVE। ये एक कोड यूज करके जो है आप सभी लोग पहुंच सकते हैं अनअकैडमी के प्लस पर, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस, आस्क अ डाउट फीचर, डेली एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, मतलब हैंड रिटन वाले नोट्स आप लिखोगे ना, तो वैसे ही हैंड रिटन एग्जाम सॉल्व करोगे, आपको उसके पिक्चर्स क्लिक करके वहां पर भेजने, टीचर आपका जो है पूरा पेपर चेक करके आपको दे देंगे। तो ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज है आपको प्लस पर अवेलेबल है। तो DGD लाइव यूज करके 10% डिस्काउंट जो है अपना इसी कोड से पा लीजिएगा, एंड दिस विल ऑल्सो शो योर मैक्सिमम सपोर्ट टुवर्ड्स मी। इसके अलावा इससे अगर और फीचर्स चाहिए, मतलब आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए जो आपको जो है 360 डिग्री आपका पूरा प्रेपरेशन करवाए, और ये मेंटर जो है आपके सारे जो डाउट्स वो सॉल्व करे, आपके साथ मीटिंग्स ले, 1-on-1 सेशंस ले, आपके पेरेंट्स की कोई समस्या हो, मतलब पेरेंट्स बहुत दिमाग खा रहे हो ना आपका, और पेरेंट्स अगर बच्चे जो है आपको लग रहे सही ट्रैक पर नहीं है, तो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। थोड़ा प्राइसेस हाई है, बट लेट मी टेल यू गाइज, इट इज वर्थ द एंटायर एफर्ट्स दैट यू डू, एंटायर मनी दैट यू पे, इसका पूरा ध्यान रखते हैं ये। तो इसके लिए भी आपको सेम कोड यूज करना है, DGDLIVE, ध्वनि गांधी लाइव इसका मीनिंग है, ठीक है, मतलब मैं जिंदा हूं। तो जिनको अफोर्डेबल है आप आइकॉनिक ले सकते हैं, जिनको पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, मैम रियली नहीं अफोर्ड कर सकते, आप एटलीस्ट ट्राई करें कि आप प्लस लें। और दोनों ही चीज में अगर जो है आप 6 महीने या उससे ज्यादा वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यू गाइज गेट दी EMI ऑप्शन एज वेल, तो इक्वल मतलब जो है आप मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे सकते हो, तो आपको वो चीज की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट बच्चा पार्टी, तो इसके अलावा जितने भी हमारे फ्री क्विजेस है, फ्री स्पेशल क्लासेस, जैसे अभी 230 वाली लेती हूँ ना मैं अकाउंट्स के लिए सारे सेशंस का, तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो फ्री वाली चीजें हैं उन्हें अनलॉक करना है यूजिंग द कोड DGDLIVE लाइव, और जो हमारे सारे के सारे प्लस सेशंस है उनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी सेम कोड DGDLIVE ही आप यूज कर सकते हो टू गेट योर 10% डिस्काउंट। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि मैम आप हमारे सामने आ गई हो, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें सुन वगैरह नहीं रही हो। तो बच्चा पार्टी बात ये है कि एक रिकॉर्डेड सेशन जा रहा है आप सभी तक। द रीजन इज कि मैं आउट ऑफ टाउन जो है ट्रैवल कर रही हूँ, तो यहाँ पर नेट इतना अच्छा नहीं है, इमरजेंसीली मुझे जाना पड़ रहा है। बट देन आप लोगों का 30 डेज प्लेज जो है वो मेरे वजह से या किसी भी कारण के वजह से जो है रुके नहीं। ये सोल पर्पस के लिए मैं जो है आई एम ट्राइंग दिस डबल शिफ्ट, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी स्टॉपेज जो है वो ना आए। ऑल राइट, तो ये रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको 2 हिस्सों में मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। तो चैप्टर नंबर 2 एक दिन आधा आएगा, दूसरे दिन आधा आएगा, ऐसे 2 इंटरकनेक्टेड सेशंस होंगे, दोनों दिन आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है। आई नो किसी किसी को बोरिंग भी लगेगा कि मैम रिकॉर्डिंग है यार, आप जितना लाइव में मजा करवाते हो उतना लग नहीं रहा है करके, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस अच्छे से उसको सुनिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने तगड़े वे में करिए। बेस्ट पार्ट ये कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको, तो इंस्टॉलमेंट में देखते जाइए, बट देखते जाइए इन्हें। ऑल्सो इसके अलावा आप सभी को एक गाइडेंस दे दूं कि ये जो है बीच बीच में मतलब आपको कहीं अगर स्टॉप करने का मन करे, नोट डाउन करने का मन करे, तो आप डेफिनेटली ये चीज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ऑल राइट, ऑल्सो इसमें अगर कोई डाउट है, आप लोग बोल रहे हो मैम आप लाइव नहीं पढ़ा रहे हो, तो हमको कोई डाउट आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, डू नॉट वरी, इसके लिए सेपरेटली मैं आगे जाकर जो है आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन इसके लिए स्पेसिफिक लेने वाली हूँ कि लेट्स से आपको जो है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत आ गई, कोई सवाल आया जो अब तक क्लियर नहीं है, तो मैं यही यूट्यूब पर उस लाइव सेशन में जो है आप लोगों को बता दूंगी कि ये वाला डाउट वाला सेशन होने वाला है, तो जितने डाउट से लेकर आ जाना करके। डन, तो काम भी खत्म हो जाएगा, मैं जो है ट्रैवल करके फटाफट वापस घर पे रिटर्न आ रही हूँ। द ओनली प्रॉब्लम एज आई टोल्ड यू इज नेट इज नॉट अवेलेबल, इतना नेट नहीं रहेगा, तो आपको बेमतलब का लैग आता रहेगा। इसके लिए दैट इज द ओनली रीजन कि आपको लैग ना आए, वो प्रॉब्लम ना आए, इसके वजह से जो है ये आपको प्रीमियर दिख रहा होगा अभी राइट नाउ।
ऑलराइट, तो अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, स्टार्ट करना आप लोग यहाँ पर से। एंड प्लीज सिंसियरली पूरे सेशन को देखना, ठीक है। प्लीज एक बार भी ये मत सोचना कि मैं लाइव नहीं हूँ। बहुत सेकंड सेशन जो आएगा उसमें तो मतलब बहुत हंसी मजाक वगैरह भी मैंने कर रखी है, तो यू शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट इट। ऑल द बेस्ट सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए ही। एंड आई बिलीव जिन्होंने, अगर आप सेशन 2 में आ गए हो, सेशन 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। जो सेशन 1 में है राइट नाउ, सेशन 1 कंप्लीट करके सेशन 2 के लिए वेट करना और वो कंप्लीट कर लेना। ऑल डन देयर, सो लेट अस स्टार्ट ओवर हियर। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आई बिलीव बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लोगे। तो चलिए लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक जिसे हम बुलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2। जैसे आप सभी देख सकते हो यहाँ पर राइट नाउ करंटली आपको एक साइड में दिख रही होगी आपकी एनसीईआरटी और दूसरी साइड मैंने जो लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा। तो अभी बहुतों को सवाल ये आ रहा होगा कि मैम एनसीईआरटी तो वैसे भी हमारे पन्ने पड़ती नहीं है, तो आपने एनसीईआरटी यहाँ पर क्यों लगा रखी है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स कि ये मैंने क्यों रखी है पता है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड्स जो है हम लोग इसी के दौरान, इसी सेशंस के दौरान जो है हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। तो यही कीवर्ड्स के प्रैक्टिस के लिए क्या करने वाला है, बहुत सारे बच्चे जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, पीडीएफ आप लोग ले सकते हो फ्री वाली। जिन बच्चों के पास है उनको ये लग रहा होगा कि अरे मैम आप पक्का कौन सा टॉपिक सिखा रही हो, मैं एनसीईआरटी में हम लोग भटक रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल वही सीक्वेंस में आज मैं जो है आप लोगों को सिखाने वाली हूँ द एंटायर चैप्टर, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर रेडी, सब परफेक्ट चल रहा है अपना यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी को स्क्रॉल करते जाऊंगी, पॉइंट्स यहाँ लिखते जाऊंगी, तो अगर आप लोग के पास अपनी नोटबुक वगैरह है तो डेफिनेटली आप अपने नोटबुक में भी जो है जैसे मैं नोट डाउन करते जाऊंगी यहाँ पर आपको वैसे ही करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैम हम लोग जो है जो स्पीड है वो तो प्रॉपर वाली सुन रहे हैं पर जो क्वालिटी है वीडियो की वो कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेट ज्यादा नहीं है। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं बोल तो रही हूँ यहाँ पर, आप बोलने से भी जो है सुन सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी दिखे ही दिखे। दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस, डू नॉट वरी अबाउट इट कि मैम हमको नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे करके। कोई भी बिल्कुल भी उस बात का इशू नहीं है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा रेफरेंस रख रही हूँ मैं यहाँ पर बस। चलिए सो लेट स्टार्ट ओवर हियर। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखते हो, टोयोटा मोटर्स वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है यहाँ पर। तो ये पूरा इंटायर पार्ट जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। करंटली जब रिविजन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो तो ये सारी चीजें पढ़नी होती है। फिलहाल यहाँ पर अभी आपको जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। ऑल यू कैन सी ओवर हियर इज मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद में टेलर के प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स है मैनेजमेंट की, ठीक है। इसके बाद में फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मेन जो है मुद्दे हम लोग को यहाँ पर देखने हैं, ये यहाँ पर समझ में आ गया। मैं आपको ये पूरा रिवाइज भी करवाऊंगी बट पहले जो है हमको वाया एनसीईआरटी देख लेना है कि क्या क्या पॉइंट जो है हमारे यहाँ पर हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे पॉइंट्स देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, नथिंग इज रियली दैट सिग्निफिकेंट एज मच, इतना ज्यादा कुछ आपके लिए यहाँ पर है नहीं। ओनली थिंग्स दैट यू कैन सी ओवर हियर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो यहाँ बताई जा रही है पहले इसमें कि यहाँ पर आपके दो दो जो है महान साइंटिस्ट है। अब ये दो महान साइंटिस्ट का नाम क्या बोला है इन्होंने, सबसे पहले है आपके फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये एक जनाब है, दूसरे जो है हेनरी फेयोल है आपके लिए, ठीक है। ये दो मेन नेम्स जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इफ यू वांट यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट ओवर हियर, इन दोनों के पूरे पूरे नाम है ये, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि दोनों ने जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है, एफडब्ल्यू टेलर, ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और हेनरी फेयोल जो है ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। तो ये पहला जो है दोनों के इसमें डिफरेंस हमको दिखता है कि हाँ एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे ओरिजिनली, एक जो है हेनरी फेयोल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। अब इसके बाद में आगे 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 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टेलर जी ने जो है हमको दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, फेयोल जी ने जो दिया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स।
अब दोनों ही अलग है, एक साइंटिफिकली बेस्ड है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस पर बेस्ड है। तो इसके बाद में आता है आपका मेन कॉन्सेप्ट कि मैम चैप्टर नंबर 2 का जो मेन हिस्सा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो मेन पार्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। मैं एक बार इसे जो है थोड़ा आप लोगों के लिए ब्रॉडन कर देती हूँ व्यू को। एक मिनट, या कैन यू सी दिस? यस, ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक चीज बहुत पर्टिकुलरली बोली गई है कि मैनेजरियल प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जब भी कभी भी एक किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है हमें, तो ठीक है, तो इस पर क्या क्या बेसिस हो सकते हैं। एक इंसान बोलेगा कि अरे मैम ये जितने सालों का इनका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर करें। दूसरा ये भी बोल सकता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ मेरिट पे करें, यानी कि जो नॉर्मल डेज में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं अभी, ठीक है, वी द टीचर्स आर ओवर हियर। तो अभी हमारे अंदर भी अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, किसी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, किसी का कम एक्सपीरियंस होता है, बट तरीका बहुत बेहतर होता है। तो ऐसे दोनों तरीकों से जो है आप किसी का प्रमोशन करोगे, राइट। बस ऐसे ही जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी अलग अलग वेज में चलते हैं, ठीक है। अब एक इंसान बोल सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है मैम प्योर साइंस से तो डेफिनेटली अलग है, ये रिजिड नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। ऐसी कई सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो लेट अस गो फर्दर अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की ओर पे। यहाँ पर जो है आपको अगला कॉन्सेप्ट मिलता है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन ऑल सी इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बिफोर सीइंग एनी अदर थिंग सीधा चलते हैं यहाँ पर नेचर के पास में। नेचर के अंदर आपको यहाँ पर जो है अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, मतलब सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आ गया वो कौन सा आया मैम? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। मैम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब अच्छा पार्टी यहाँ पर देखिए आप लोग गौर से देखेंगे अपन। ये देखो क्या बोला जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो वो हर कहीं जगह पर होंगे, भले आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस वाला हो, नॉन बिजनेस वाला हो, या फिर आप जो है छोटे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी टाइप का अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये आपके हर जगह पर एप्लीकेबल होने वाले, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की ऑफिस होगी तो भी लगेगा, कोई प्रोडक्शन या फाइनेंस या मार्केटिंग या रिसर्च डिपार्टमेंट है तो वहां पर भी लगेगा। हर जगह अलग अलग प्रिंसिपल का अलग अलग तरीके से काम आएगा, बट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि ये हर जगह है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर दिखता है वो है मैम जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस क्या होती है मैम? जनरल गाइडलाइंस क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना आपको ये जनरल बातें बताते हैं। आपको ये जो है एक रेडीमेड ये एक सोल्यूशन नहीं देंगे कि बाबा ये लो, ये आपका कस्टम फिट है, ये आपके आपका जो है ये सोल्यूशन है करके, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो ऐसे बोलेंगे कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस में आप ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें जो है कर सकते हो, ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स बताई जाती है यहाँ पर, कि कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, अलग अलग बातें हैं इनके अंदर। पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसी भी सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक छोटी सी गाइडलाइन भी अगर मैं आपको दे दूं कि मतलब आप लोग ऐसे समझते हो ना कि कई बार मैम एग्जाम में जो है ना हमको ये नहीं आ रहा होता, वो नहीं आ रहा होता, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा। टीचर आपको जो है आप 50 बच्चे हो क्लास में, 100 बच्चे हो क्लास में, पर इन 50 और 100 बच्चों के लिए द टीचर ऑलवेज नोज दिस पॉइंट कि हाँ वो एक सोल्यूशन बोलेंगे, हर एक के लिए अलग अलग वे में वो एप्लीकेबल होगा, बट जैसे ही अलग अलग वे में एप्लीकेबल हो गया, हर एक ने अपने अपने तरीके में एक छोटी सी गाइडलाइन को भी फॉलो किया। हम ऐसे बोलते थे ना ये मिस्टेक मत करना बस, तो ये चीज जो है आप लोगों ने अप्लाई कर भी ली तो भी आप लोगों को समझ में आ जाता है यहाँ पर कि जी जी मैम बिल्कुल आपने तो बराबर बोला था, ये पॉइंट तो ऐसे ही करना था हमें। तो छोटी सी छोटी गाइडलाइन भी जो है आपको हेल्प कर सकती है किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगला पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये कैसे है देखिए,
जब हम बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक्सपीरियंस से बनाए जाते हैं। देखिए आप पॉइंट्स जो है आप लोगों को यहीं पर टैकल करने हैं, कहीं और नहीं करने हैं। पॉइंट्स के लिए कहीं और नहीं जाना है, वर्ड्स जो सारे कीवर्ड्स है यहीं पर है, ठीक है। एक आध दो भी कीवर्ड्स उठा लेते हो ना आप अपने पेपर में, बहुत सही चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किससे बनाए गए हैं, एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं और मैनेजर्स का जो विजडम है उससे बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप प्रिंसिपल्स जो है, ओके, ये प्रिंसिपल्स जो भी बताए गए हैं ये अलग अलग ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। मतलब ये काम करा, ये काम चीज नहीं करी, यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प कर दिया अगर हमने ऐसे किया तो। अगर हम लोगों ने वर्कर्स जो है टाइम टाइम पर इंटरवल दिया तो उनका फटीग जो है वो कम हो गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो है मैम बहुत मैटर करता है जब ये प्रिंसिपल्स जो है बनाए जाते हैं और एक मैनेजर जब उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैम अगला पॉइंट है कि फ्लेक्सिबल है, राइट। तो भी फ्लेक्सिबल मतलब क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह रिजिड नहीं है, यानी कि हमने ये बोल दिया तो बोल दिया। मतलब साइंस में कैसे होता है कि मैम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया तो लय हो गया काम, ठीक है। इसमें जो है इतना मॉलिक्यूल इसका डालोगे इतना उसका डालोगे तो ही ये चीज बनेगी, अदरवाइज जो है कुछ और चीज बनेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में हर सिचुएशन में वैसे का वैसे ही हो, जो वहां पर बोला गया आपको वही इस्तेमाल करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भयंकर है इनके अंदर। तो मैनेजर जब जो सिचुएशन आए उसके वो डिमांड्स के हिसाब से वो उसे चेंज कर सकता है। देन अब अगला पॉइंट है कि मैनेजर अपने हिसाब किताब से तो सारी चीजें कर सकता है, राइट। अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से, जैसे कि आप देख सकते हो, वो खुद डिसाइड कर सकता है, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग टूल्स कि आपको कौन से क्या चीज में कौन से सर्कमस्टांस में कौन सी चीजें यूज करनी है, ये आपके ऊपर है। वो सिर्फ एक गाइडलाइन है, कोई थंब रूल नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है मेनली बिहेवियर। अब मेनली बिहेवियर क्या हो जाता है आपके लिए, मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो एक इंसान के ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करने का सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी प्रिंसिपल्स है ये मेनली बिहेवियरल इन नेचर है, इंसान बिहेव कैसे करता है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर केस में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम हमने ऐसे किया तो इस सिचुएशन का जो रिजल्ट है वो ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे किस चीज में कैसे बिहेव करेंगे। तो जैसे कि भी आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि फैक्ट्री जो है, अगर आपको एक फैक्ट्री बनानी है तो उसका लेआउट अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मटेरियल वगैरह जो है आपकी फैक्ट्री में कैसा आएगा, लोग जो है वो कैसे जाएंगे। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा वहां पर कि आप जो अपने मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह ये सारी चीजों को अगर देख रहे हो तो इसमें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी, जो आपके मेन है, जो लेबर फोर्स है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि हमें जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, मतलब कि अगर लेट्स से ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसे हुई तो इस कॉज, इसके वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इसका ये पर्टिकुलर इफेक्ट आया, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये परफेक्ट तो होते नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और रियल लाइफ में जो सिचुएशंस वैसे की वैसे आइडेंटिकल होती भी नहीं है कि अरे ये ऐसा है तो ऐसा है, हाइड्रोजन में अगर हमने ऑक्सीजन डाला तो वाटर बनेगा, ये चीज जो है ये जरूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है। तो आप अक्यूरेटली बोल नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज दिस हैपेंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दिस हैपेंड, बराबर। ऑल्दो दे एम, ऑल्दो ये बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बट रियल लाइफ में जो है ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। बट ये फिर भी आपको हेल्प कर दे कि ये रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश करे किसी एक हद तक। और ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि कई जगह पर जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्कर को, यही पिछले वाला एग्जांपल लेते हुए, वर्कर को जो है आपने अगर सही टाइम पर रेस्ट वगैरह दे दी, क्वाइट पॉसिबल है कि उनका जो है वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ जाए। डन।
इसके बाद में कंटिंजेंट, कंटिंजेंट यानी डिपेंडिंग ऑन एनी सिचुएशन, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन, कीवर्ड है ये, प्लीज याद रखना है यहाँ पर। तो ये क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स जो है आपके मैनेजमेंट के वो कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, कहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होंगे, कौन सी सिचुएशन में फिट बैठेंगे, कौन से प्रिंसिपल्स कब कब आपके जो है लगाने चाहिए आपको, ये जो है ये रिक्वायरमेंट के बेस्ड है, सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, जो सिचुएशन आपके यहाँ पर चल रही है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाता है, एक एग्जांपल दिया कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसको हमने रेम्यूनरेशन जो है एकदम बराबर वाला देना चाहिए, फेयर देना चाहिए, जस्ट रेम्यूनरेशन देना चाहिए, बराबर पैसे देने चाहिए उनको। पर फेयर क्या है, जस्ट क्या है, हम कैसे डिसाइड करें? ये तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है ना, कि वो एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, एम्प्लॉयर को कितना काम करवा के लेना है उससे, किस तरीके का काम करना है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री में क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं, ये जानना काफी जरूरी हो जाता है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर अलग अलग चीजों को, अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। तो यहीं पर जो है आप लोग देख सकते हो, आपका ये पूरा टॉपिक जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हो जाता है। अब इसमें अगर आप लोग फटाफट जो है, मैं यहाँ पर एक सेकंड दीजिए मुझे, हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए यहाँ पर। यस, तो नेचर में आप क्या क्या देख सकते हो, सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है यहाँ पर, बराबर। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के बाद में दूसरा क्या है मैम, जनरल गाइडलाइंस है हम लोगों के लिए, नॉर्मल जनरल गाइडलाइंस देखनी है हम लोगों को। यस, इसके बाद में अगला क्या देखना है हम सभी ने, जनरल गाइडलाइंस के बाद अगला क्या आ जाता है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये जो है मैम प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ही जो है हमारा बनता है ये सारे के सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। अगला वाला आ गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी है मैम, यहाँ पर पूरी पूरी सारे ही तरीकों से, सारे ही एंगल से जो है ये फ्लेक्सिबल है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आप लोगों के लिए, नीचे देखो, मेनली बिहेवियरल है और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ जी, तो हमने बोला कि आदमी लोगों पर, इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये कैसे कौन सी चीज जो है यहाँ पर वर्क करेगी। यस, लिखते जाओ मेरे साथ, मेरी सारी पीपीटीज इसकी रेडी है, बट मुझे चाहिए कि आप लोग जो है ये टाइम जो मैं आप लोगों के साथ ले रही हूँ इसी के लिए, ताकि आपके हाथ से ये निकले, इसीलिए मैं लिख रही हूँ ताकि मेरे साथ आप लोग लिखो। The entire point over here is कि आपको एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस रहे, ठीक है। इसके बाद में ये हुआ, तो सिक्स्थ वन इज व्हाट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। नेचर बहुत काम आता है, नेचर बहुत काम आता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट मैम क्या है, कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है, कौन सी चीज हो नहीं हो, कौन सी सिचुएशन है उसके ऊपर ये जो है हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने ये जो सारे 7 नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमने यहाँ पर लिख लिए, सारे साथ जो हमने अच्छे से कर भी लिए, लर्न करिए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल, mainly behavioral, cause effect relationship and contingent। आगे बढ़े अभी, हाँ जी, पानी पी लो एक बार सब लोग जो देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अगले वाले जो है आपको सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चैप्टर कितना भी लंबा जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इस बात की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे मैम, वो स्ट्रेस नहीं है हम लोगों को, ठीक है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको बहुत डेप्थ में करवा रही हूँ, क्योंकि आपने डेफिनेटली, मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर को जो है ना लिटरली पढ़ा ही नहीं होगा। सेकंड नंबर चैप्टर जो सबका दुश्मन ही बैठा हुआ है, और उन्होंने एनसीईआरटी तो एक बार भी खोल के नहीं देखी होगी, इसलिए ये स्पेसिफिक चैप्टर में मैं खाली ये चीज करवा रही हूँ, बाकी किसी चैप्टर को मैं इतना टाइम लूंगी भी नहीं। दिस इज द ओनली चैप्टर दैट यू गाइस आर लाइक वेरी लेजी डूइंग इट, ठीक है। चलो, तो अभी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर चलते हैं अपन फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर अभी इनका क्या कहना है देख लेते हैं एक बार। चलो, बड़ा कर लिया स्क्रीन को।
सबसे पहले सिग्निफिकेंस यानी क्या हो गया, इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस वाला जो पॉइंट होता है ना कि स्टेट द गुड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, तो सभी चीजों का आप एक ही वर्ड दोगे। अब सबसे पहले प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है अप्लाई करोगे तो ये आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, ठीक है। आपको जो इंसाइट देंगे कि अरे आपके बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज जो है आप कर सकते हो, ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आपके पास्ट मिस्टेक से जो है ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो है अपना टाइम सेव भी करें और पिछले मिस्टेक्स के अनुसार पर आप वो गलतियां जो है फिर से रिपीट ना करें, और अगर वो गलतियां या वो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है तो कैसे फटाफट आप उनको जो है सॉल्व कर पाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैनेजर है, मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, वो अपने जूनियर्स को जो है रूटीन वाले डिसीजन ले सकता है, कुछ एक्सेप्शनल चीज हो तो वो अपने आप पे ले सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है मैं देख लूं, जो भी छोटे मोटे चीजें हैं वो मेरी टीम को बोल दूं, मेरे जूनियर्स जो है उनको बोल दूं कि आप देख लो, ठीक है। तो ये जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है, एक प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पर आप कर सकते हो। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या बोलता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो इससे आपके सारे रिसोर्सेज जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज होंगे और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मस्त बढ़िया और तगड़ा होगा। मतलब आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है, मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ला पाओगे। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो है फ्यूचर को भी देख पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अच्छा हाँ लग तो रहा है कि आगे जाकर ऐसे कुछ होगा, इट सीम्स लाइक गोइंग अहेड फर्दर, ऐसे कोई चीज होने वाली है करके हम लोगों के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग सब समझ पाएंगे कि अच्छा चलो यहाँ पर जो है हमें रुकना है, यहाँ पर हमें कोई वेस्टेज नहीं करना है, यहाँ पर जो है हमें हमें ट्रायल एरर अप्रोच जो है ये यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर यही वाली चीज फॉर्मूला यूज करनी है। तो ये चीजों से जो है आप यहाँ पर बेस्ट वे में अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो। अगला क्या है, साइंटिफिक डिसीजन, ऑल्दो प्योर साइंस नहीं है पर फैक्ट्स, फिर जो है फिगर्स, पर्पस, टर्म्स एंड कंडीशंस, इन सारी चीजों पर जो है साइंटिफिक डिसीजन जो है लिए जाते हैं, यानी कि ऐसे हवा में मन में आ गया करके नहीं लेते। बहुत सारी चीजों को सोच समझकर उनको इवैल्यूएट करके, एनालाइज करके, वक्त को देख के रियलिस्टिक डिसीजन लिए जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हमें सोचे समझे डिसीजन, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड फेथ से। एंड ऑल्सो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बायस या प्रेजुडिस यानी किसी भी आपसी सोच, आपसी आपसी रंजिश या आपसी कोई लाइक फेवरिज्म से ये पूरा ही डिफरेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपका कोई फेवरेट है, आपका कोई फेवरेट नहीं, इस चीज पर नहीं चलते हैं। डन। इसके बाद में डायनेमिक भी है, ये जो भी आपका बदलता एनवायरनमेंट है, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है उसको मदद करने में, उसको मीट करने में ये हमें हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स अस इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। यस, तो डायनामिकनेस जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये बहुत डायनामिक है। आप जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ साथ अडैप्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरा कामकाज बढ़ रहा है तो मुझे अपना काम जो है मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर लेट्स से मेरे किसी काम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है या जो है मेरा ऐसे हो रहा है कि मेरा जो मेन काम है वो मैं कर नहीं पा रही हूँ अच्छे से, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो सेकेंडरी काम है वो किसी और को दे दूंगी, आउटसोर्स कर दूंगी। राइट, ये 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा भी था। तो दैट इज व्हाट विल एक्चुअली हेल्प मी आउट हियर। डन। इसके बाद में अगला पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड का। यहाँ पर हम सबको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आपको हेल्प करेंगे अगर आप अपने वर्कर्स के लिए एथिकली चीजें सेटअप कर रहे हो, अगर आप जो है जो मार्केट में डिमांड है उनको फॉलो करते हुए उनके जैसा उनको जो चाहिए वो वाली चीजें ला रहे हो आप मार्केट में। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल होगा ही, आपके बिजनेस के लिए भी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे वे में है ना सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल प्लीज अच्छे से याद रखिएगा कि वी फाइंड दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज जो होते हैं have developed entire township, जैसे कि भेल है, उन्होंने रानीपुर में उन्होंने रानीपुर डेवलप किया है हरिद्वार के यहाँ पर।
फिर श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ये जो है इन्होंने भी कितनी अच्छी तरीके से जो है सारी वुमेन को यहाँ पर उन्होंने वर्क किया। तो ऐसी जो चीजें हैं ये हमें बहुत ज्यादा काफी काफी मदद करती है हमारे पर्टिकुलर वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला चलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये मेन जो है आप बोल सकते हो कि मेन बेस है। ठीक है, कोर है पूरा अपने मैनेजमेंट की थ्योरी का। तो यहाँ पर जो है हमारे मैनेजर्स जो हो गए उनको ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेशन देना, रिसर्च वगैरह में इन लोगों को भेजना, ये काफी ज्यादा जो है यहाँ पर हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि जब लेट्स से हम लोग जो है एमबीए करके आते हैं, बीबीए करके आते हैं, ऐसे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर जब हम आते हैं तो इट्स ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कि हमें जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स पता होंगे, अलग अलग चीजें पता होंगी, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग न्यूली डेवलप्ड टेक्निक्स पता होंगी। और ये जो रिसर्च चीजें जो होती है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, वो हम हमारे बिजनेस में भी ला पाएंगे अगर हम ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड है तो। ठीक है, तो दिस इज द मेन मुद्दा अबाउट योर इम्पोर्टेंस। अब अगला टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, साइंटिफिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा लंबा चौड़ा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में बहुत लंबी गाथा लिखी गई है। तो अब रिविजन है पूरा ये 30 डेज प्लेज, मतलब इट इज एंटायरली फोकसिंग ऑन कैसे आपका मैक्सिमम चीजें जो कवर कराया जाए। तो दैट इज व्हाई, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी कभी थोड़ा एनसीईआरटी रीड कर लिया करो ना, वो इन चीजों के लिए रीड कर लिया करो कि गलती से एक आधा अगर एमसीक्यू में आ जाए ना आप लोगों के तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से बोल रही हूँ, जब भी पढ़ो एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे से पढ़ो, अंडरलाइन करते जाओ जो जो चीजें आप लोगों को थोड़ी अजीबोगरीब लगती है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हम लोग करने वाले हैं मेरे नोट्स के अंदर से। ठीक है, मेरे जो नोट्स है उनमें से करा रही हूँ आप लोगों को, 2 मिनट दे दीजिए। So, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले हमारे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये देने वाले हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी। यहाँ पर इनके वर्ड्स में ये बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। मतलब कि हम ये जाने कि हमें क्या एग्जैक्टली काम करवाना है। सबसे पहले हमारे मतलब जो वर्कर्स है उनसे, हमारे जो लेबर फोर्सेस है या वर्क फोर्स है या मैनेजर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, जो भी हमारा स्टाफ मेंबर है उनसे क्या वर्क करवाना चाहते हैं और ये इंश्योर करें कि ये काम जो हम उनसे करवा रहे हैं वो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट तरीके में जो है हम इनसे करवाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आता है, दिस इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या हो जाता है? टेलर बताते हैं कि हर जॉब जो है वो आप जब परफॉर्म करते हो तो इट शुड बी बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक इंक्वायरी, किसी आपके इंट्यूशन के ऊपर या मतलब मैंने बस कह दिया तो कह दिया, मतलब मेरा ही राज चलेगा। इसलिए जो डिक्टेटरशिप है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आप पहले जो है हमेशा सोचे, ओके, आप पहले सोचे, अच्छे से एनालाइज करें और फिर कोई काम करें। डन। इसके बाद में टेलर ये भी कहते हैं कि किसी भी चीज को करने का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे आप किसी भी चीज की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो। और ये कैसे डेवलप होगा? जब आप वर्क स्टडी करोगे और आप जब एनालिसिस करोगे, ओनली तब पॉसिबल है। इसके बाद में सेकंड वाला प्रिंसिपल जो है वो बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या होता है मैम? तो भी जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वर्कर्स को लगता है कि वो है ना, उनको ज्यादा पे नहीं करा जाता है, उनको काम का बहुत ज्यादा बर्डन दिया गया है और मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स तो गुड फॉर नथिंग है, कोई काम के ही नहीं है, काज के ही नहीं है। तो टेलर बताते हैं कि दोनों के बीच में जो है हमें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स के बीच में। और वो बोलते हैं कि प्लीज अब मेंटल रेवोल्यूशन नहीं है, मतलब आप दोनों के जो एटीट्यूड में है, इनकी जो परसेप्शन है, आउटलुक है एक दूसरे की तरफ, उसमें चेंज करें। ठीक है, जब लोग हार्मनी में होंगे, रनिंग भाईचारा जब दोनों के बीच में होगा, दोनों ग्रुप्स के बीच में, और कोई जो है कोई मन मुटाव नहीं होगा, तभी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसकी तरफ हम एक डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चलेंगे, ना कि अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है,
अगला पॉइंट आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो है हार्मनी का ही अगला पॉइंट है। हार्मनी में जो आप बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है दोनों के ही जो है एक साथ काम करना चाहिए, वैसे के वैसे ही टेलर ये भी बताते हैं कि जब ये ग्रुप के लोग हैं, जो ग्रुप के अंदर वाले लोग हैं, तो उन्होंने ना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में भी इक्वली इक्वली स्प्लिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मतलब मैनेजमेंट अति काम कर रहा है, वर्कर्स को कोई काम ही नहीं दे रहा है, सारा काम वर्कर पे डाल दिया, मैनेजमेंट रेस्ट कर रहा है। तो ये जो जब जब आप लोग जो है कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ चलोगे तभी चीजें जो है पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कोई भी स्टैंडर्ड सेटअप करने के पहले, या जो है ना कोई भी चीज बदलाव वगैरह लाने हैं तो उन्हें जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है वर्कर्स को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करें, उससे थोड़ा विचार विमर्श कर करा के फिर ही जो है वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो अगर हमारे समझो वर्कर्स है तो उन्होंने भी जो है स्ट्राइक वगैरह पर नहीं जाना चाहिए, अनरीजनेबली कोई भी डिमांड वगैरह नहीं डालनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्कर्स मैनेजर्स दोनों का ही जो है हमें कोऑपरेशन सबसे ज्यादा नीडेड है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को अगर डेवलप होना है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उनके वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर। वर्कर की एफिशिएंसी कब आएगी, वर्कर सबसे अच्छा काम कब करेगा, जब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद में उसका प्रॉपरली किस परफेक्ट चीज में रोल में उसको डाल रहे हैं उसका प्रॉपर सिलेक्शन करा जाए। अब आप लोग सोचे महेंद्र सिंह धोनी जी जो थे वो सबसे बेस्ट, यानी एमएस धोनी जिसको आप जानते हो, उनका बेस्ट काम क्या था, क्रिकेट खेलना। जब उनको लोगों ने या उनके घर वालों के और रीजनिंग की वजह से या क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुआ वो चीज की वजह से when he actually went on over there और उन्होंने जब पीसी का काम करा तो we could see he wasn't happy over there. Okay, वो उस चीज के लिए मतलब he wasn't willing to do that work and also उनका फोटे नहीं था वो काम करना, he was feeling strangulated over there. तो टेलर बोलते हैं कि आप सही तरीके से जो अपने एम्प्लॉइज है उनका सिलेक्शन करो, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जो जॉब दो, तो यहाँ पर जो चीज है बेस्ट बैठेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है मैम, ये जो हमने देख लिया टेलर भाई साहब के क्या साइंटिफिक जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने बोले वो है। अब अगला पॉइंट आता है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। क्या क्या टेक्निक्स है टेलर के जो हम लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं या हम लोग यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। अब सबसे पहले आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। जस्ट अ सेकंड, अपॉलजीज, आज के सेशन में रुकावटें थोड़ी बहुत आ रही है, अपॉलजीज फॉर दैट, क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे इसी वजह से करना पड़ रहा है। तो लेट्स जस्ट गो फर्दर अहेड। साइंटिफिक टेक्निक्स जो है टेलर बाबा की हम उनमें चालू करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं उनके साथ में। सबसे पहले जो टेक्निक है ये बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि हर फंक्शन के हिसाब से आप एक आदमी को रख के करिए। ठीक है, तो इसमें भी दो डिपार्टमेंट्स उन्होंने फर्स्ट डिफरेंस सेग्रीगेट किए, मतलब टोटल 8 लोग लगेंगे आपको। ये 8 लोग 4 ऐसे दो अलग डिपार्टमेंट्स में लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट। पहले वो डिपार्टमेंट जो पूरा प्लान वगैरह करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक्चुअली प्रोडक्शन करता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोग कौन से हैं, रूटीन क्लर्क जो आपकी जो है मैनुअल जॉब की सारी सीक्वेंस स्टेप्स जो है वो चेक करेगा कि सब ऐसे सीक्वेंस में सब चीजें फॉर्म करेगा। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम एंड कॉस्ट वाला क्लर्क जो है वो जो सारी आपकी टाइमिंग्स है, ओके, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जॉब की जो भी टाइमिंग्स है वो नोट डाउन करेगा और लिखेगा, हर चीज का जो है कॉस्ट शीट बनाएगा हर जॉब का, कि मतलब चलो लेट्स से हमने जो है इस बार ये कंसाइनमेंट लिया 500 गुड्स बनाने का, तो ये 500 गुड्स की बनाने के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में हम लोगों को क्या क्या हमने खर्चे किए, फिर कितने टाइम में हमने सारी चीजें करी, तो ये चीज का हिसाब रखने वाला एक इंसान हो। उसके बाद में एक डिसिप्लिनेरियन हो। डिसिप्लिनेरियन यानी हर जॉब जो परफॉर्म हो रहा हो वो ऑर्डरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज पर ध्यान रखने के लिए एक इंसान रहे। तो रूट क्लर्क हो गया आपका, इंस्ट्रक्शन क्लर्क हो गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसके बाद में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आ गया आपके, और अगले वाले जो है डिसिप्लिनेरियन क्लर्क है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चलते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके आ गए 4 जो मान लोग हैं, इनमें से 3 को बॉस बोलते हैं और एक को जो है हम नॉर्मल इंस्पेक्टर बोलते हैं।
तो ठीक है, इंस्पेक्टर मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल जो आपका चेक करे कि क्वालिटी जो जो बन रही है गुड्स की वो एक्चुअली क्वालिटी वाइज बराबर है कि नहीं है। अब गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, अब ये तीन कौन है? गैंग बॉस वो जो आपके लिए सारी मशीन वगैरह अरेंज करके लाए, ये देखे कि आपका जो जॉब है बिल्कुल भी कहीं पर रुके नहीं, कोई रुकावट नहीं आए, सारी चीजें जो है परफेक्टली मैनेज करने वाला होता है, वो हमारा गैंग बॉस। इसके बाद में स्पीड बॉस ये देखेगा कि आपकी स्पीड बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, मतलब ही विल अश्योर कि आपका जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद में अगला आता है रिपेयर बॉस, समझो आपके मशीन में जो है कुछ गड़बड़ वगैरह ना हो जाए, ये सारी चीजें जो है ये दुर्घटनाएं ना घटे, इसके लिए वो इंश्योर करेगा कि आपकी मशीन, आपके टूल्स वगैरह इक्विपमेंट जो भी है वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे। अगर किसी में कोई भी खराबी की पॉसिबिलिटी भी आए तो वो पहले ही उसको जो है रिपेयर कर ले। तो ये 8 इंसान ये बोले गए हैं, टेलर बोलते हैं कि आपको मिनिमम 8 इंसान जो है ऐसे ही हर टास्क के लिए रखने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका मैनेजमेंट जो है एकदम स्मूथ, सिंपल एंड बेस्ट बनेगा। अब फंक्शनल वुमनशिप का जो मेन थीम, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर को जो है प्लानिंग के वाले मुद्दे से आप लंबा रखो, उनको खाली काम करने दो, उनको सिर्फ वर्क और प्रोडक्शन पे ध्यान देने दो। तो एक इंसान जो है हर चीज में जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट बोले हैं, जिससे यही टेक्निक जो है अपनी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगला वाला टेक्निक के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यानी सिर्फ क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड नहीं आप रखें, ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आप साइज हो, टाइप हो, किसी गुड का वेट हो, किसी जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका मेजरमेंट जो भी हो, कि साइज वगैरह ना, एंगल्स एंड एवरीथिंग, डायमेंशन जो है, जैसे ये एक रिमोट है तो ये ऐसे का ऐसे बने। ठीक है, इसमें ऐसी नहीं कि सिर्फ क्वालिटी मैटर नहीं करती, इसमें हर चीज मैटर करती है, कौन से तरीके का है, कौन से टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा फोन हो गया, अभी वन प्लस का ये अगर फोन है तो इसमें अलग अलग फॉर्म्स होंगे ना, अलग अलग इसके वर्जन आएंगे, अलग अलग मॉडल्स आएंगे, हर मॉडल जो है वो अलग अलग वे में होगा। अभी हर एक का कुछ ना कुछ तो अपना अपना अच्छा पॉइंट, बैड पॉइंट वो भी है, पर उसका अपना एक मॉडल है। जैसे भी आप लोग को पता है, अभी इसका जो कैमरा है यहाँ पर इस बार ही ऐसे है, इसके पहले 70 वाला जो वर्जन था उसमें यहाँ पर सर्किल है। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है, 70 को 70 की तरह बनाओ, 80 को 80 की तरह बनाओ। ठीक है, हर जो आप फोन बना रहे हो, हर प्रोडक्शन जो कर रहे हो वैसे का वैसे ही हो, स्टैंडर्ड फिट का हो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप जो है एक कोई भी पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट दी हो आपको तो उसका टाइप साइज फिक्स कर ले। ठीक है, इसके बाद में ये जो है इसका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रहे। इसके बाद में अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, मतलब जैसे आपके अलग अलग पार्ट्स है तो कोई पार्ट अगर मैं किसी और चीज में यूज कर सकूं तो वो जो इंटरचेंजेबिलिटी आए मेरी, वो मुझे तभी समझ में आएगा अगर मैं अपने जो है स्टैंडर्ड सेट कर लूं तो। इसके बाद में मेरे मतलब मेन जो है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मशीन मेरी काम कर रही है, उनके लिए मैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डालूं कि अच्छा आपको इतने टाइम में इतना इतना करना है, या इतनी चीजों में आपको इतनी इतनी आउटपुट देनी है, ये अगर आपकी इनपुट है तो उसमें आप कैसे पूरा प्रोसेस करके आउटपुट कैसे दे रहे हो, ये मैं जो है सेटअप कर पाऊँ। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है कि आप अननेसेसरी जो है ना, मतलब इतनी डाइवर्सिटी मत लाओ अपने प्रोडक्ट और उनके टाइप्स में। ठीक है, क्योंकि 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 अगर आप ये पार्ट जो है एलिमिनेट कर देते हो आपका कॉस्ट बहुत रिड्यूस होता है। अब मैं बताती हूँ आपको, लेट्स से अपना एक फास्ट फूड कॉर्नर है। ठीक है, अब अपने फास्ट फूड के यहाँ पर पाव भाजी भी है, पानी पूरी भी है, इसके बाद में हम पिज्जा भी दे रहे हैं, इसके बाद में हम सैंडविच भी दे रहे हैं, इसके बाद में हम बटर रोटी वगैरह ऐसे रसोई पूरी सब्जी वगैरह भी दे रहे हैं, हम फ्रूट का जो है सलाद दे रहे हैं, जूसेस भी दे रहे हैं, हमने आइसक्रीम भी रखी है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, अगर अभी कुछ इंसानों को अगर ये काम करना है तो ये कितना लंबा चौड़ा काम काज हो जाएगा, नहीं? मतलब छोले भटूरे भी दे रहे हैं, रखा पैटीज भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं यहाँ पर हम। तो इतनी सारी चीजों के लिए भी एक दो शेफ्स होंगे तो आपका काम नहीं आएगा, आपको बहुत बड़ा काम काज लेकर बैठना पड़ेगा, राइट? अभी वही अदर हैंड में ये बोलते कि चलो अपने को फूड स्टॉल ही खोलना है ना, एक काम करो डोसा वाला बन जाओ, और आपका जो डोसा कॉर्नर है वहां पर अलग अलग वैरायटी आप डोसा भी डाल दो खाली। ठीक है, आप अलग उसमें अलग अलग साइजेस, अलग अलग प्रकार मत ढूंढने जाए। वो क्या बोल रहे हैं
कि अगर हाँ आपको डोसा में चाहिए 4 20 19 ऊपर नीचे करके जो है आप ये डोसा की स्टैंडर्ड साइज रखें अपने की कि हाँ मेरा मेन बेस जो डोसा का ही ऐसे ही रहेगा, बस इसमें जो भी कस्टमाइजेशन बोलते जाते हो कहीं चीज डालना है कहीं चीज नहीं डालना है, कहीं कुछ वेजिटेबल एक्स्ट्रा डालनी है नहीं डालनी है, तो उसी हिसाब से जो है आप अपना काम करते जाओ। देखिए आप कभी भी डोसे वाले के यहाँ पर जो है मैनेजमेंट बहुत सही रहता है क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, ज्यादा टाइप्स या साइजेस का प्रॉब्लम नहीं है कि अरे आई मीन मेरे को सैंडविच भी अलग वाला देना है, मुझे पाव भाजी भी अलग वाली देनी है, तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशन जब वो लोग मिक्स नहीं करते हैं तो आपका वर्क जो है काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। अगला है अगला टेक्निक है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या बोलता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करें मिनिमम कॉस्ट के अंदर और गिविंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन हर फैक्टर से। तो हर फैक्टर जो है यानी मैन मटेरियल सब चीजें जो है कैपिटल हो गया, हर चीज से आप हर फैक्टर से जो है बेस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल पाए। तो अब इस वर्क स्टडी के अंदर अलग अलग स्टडीज बताई गई है। सबसे पहला है फटीग स्टडी, ठीक है। तो फटीग स्टडी क्यों लेते हैं? फटीग यानी है ना किसी को थकान आ जाना, टायर्डनेस हो जाना, और कितने जल्दी आप जो है कोई वर्कर जो है वो थक जाता है और उसके बाद में उसको कितना रेस्ट चाहिए, कितनी बारी रेस्ट चाहिए। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि कितने ड्यूरेशन तक एक वर्कर जो है वो काम करेगा, उस काम करने के बाद में जो है कितनी बारी वो ब्रेक लेगा और कितने टाइम के लिए वो मतलब ब्रेक लेगा। तो टेलर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करो कि एक एवरेज वर्कर जो है कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे काम कर रहा है, फिर नोटिस करिए वो टाइम को जब वो थक जाता है और जब उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम कम होना चालू हो जाती है। इसके बाद में उसको ब्रेक लीजिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है। ये भी नोट डाउन करिए आप कि वो कब रिजॉइन हो रहा है, फिर से कितने टाइम का ब्रेक लेने के बाद वो फिर से कितने बजे वगैरह ज्वाइन हो रहा है, और ऐसे वो कितने सारे ब्रेक ले रहा है, कितने कितने मिनट्स के ब्रेक ले रहा है। तो आपको इस चीज से समझ में आएगा फटीग स्टडी से कि अच्छा हाँ हाँ इसको इतने इतने टाइम पर अगर मैं इतने छोटे छोटे मतलब कि इंस्टेड ऑफ मी गिविंग द वर्कर 10 10 मिनट्स के 3 ब्रेक लेट्स से, ठीक है, एक 2 घंटे के पीरियड में मैं उनको 10 10 मिनट के 3 घंटे के ब्रेक दूं तो वो ज्यादा खुश है, कि सीधे मैं बीच में आधे घंटे का ब्रेक दे दूं तो वो खुश है। कौन से वे में जो है मैं यहाँ पर अपना टाइम सेव कर पाऊंगी, शायद वो आधे घंटे का ना दूं और मैं 25 मिनट का दूं और वो लोग खुश है क्या, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पर देखना है कि वो कब थक रहे, कैसे थक रहे और कितने टाइम का। ये अगेन मेनली बिहेवियरल है, हर इंसान के ऊपर हर अलग अलग टाइप के वर्कर्स के ऊपर और आपका कौन सा टाइप का काम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगला है वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी। अब मेथड में मैंने जैसे बोला टेलर भाई साहब तो बोलते हैं कि एक ही बेस्ट तरीका है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव जो है ये है कि हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा कम करें, क्वालिटी एकदम मस्त रखें, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करें। टेलर भाई साहब बोलते हैं मेथड जो है आप अपनी मन से इच्छा से ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ रूल ऑफ थंब मैंने बोल दिया मैं डिक्टेटर हूँ, मुझे यही काम पड़ता है हम यही करेंगे, ऐसा मत करिए। आप जो है पहले सारे मेथड्स को ट्राई करिए, उनमें से देखिए कि सबसे ज्यादा बेनिफिट्स कौन आपको दे रहा है और सबसे कम कॉस्ट कौन लगा रहा है आपको, और इस हिसाब से जो है आपका आप मेथड सिलेक्ट करें। इसके बाद में टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो है टाइम स्टडी बोलता है आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हम जो एक स्टैंडर्ड टाइम पता चले हमको कि कोई पर्टिकुलर काम करना है तो कितना वक्त लग रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर ही तो आप अपने वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करो। जैसे अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके घर पे एक आपने मेड आंटी रख ली, ठीक है, अब मम्मी ने मेड आंटी रख ली तो मम्मी इनको जो है बोलती है कि हाँ हाँ आपका जो है ये सारा काम है, ये सारे काम का इतना मनी होता है, और वो आंटी फिर बोलेगी कि अरे ये काम करने को तो मेरे को 4 घंटा लगेगा, 4 घंटे के हिसाब से 1500 रुपया तो कितना कम होता है मैडम। फिर मम्मी जो है उनको बताएगी कि टेक्निकली स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इतना इतना मतलब आपका जो है 2 घंटे का काम एक्चुअली होना चाहिए, आप 4 घंटे मुझे बता रहे हो, तो ये आपकी मतलब इनएफिशिएंसी है कि आप वो 1 2 घंटे के काम को 4 घंटे में कर रहे हो। स्टैंडर्ड टाइम ये पर्टिकुलर जितना मैंने काम आपको बोला वो 2 घंटे का है, तो फिर वो आंटी क्या करेगी, हाँ शी विल सी कि कैसे करके मैं 2 घंटे के अंदर मेरा काम प्रॉपरली करूँ, तो स्टैंडर्ड टाइम जो है अभी वो आलस नहीं करेगी, शी वोंट प्रोलॉन्ग द टाइम जस्ट बिकॉज मैं उनको आर्ली मनी दे रही हूँ। शी नोस कि हाँ मुझे काम इतना इतना कवर अप करना है, मुझे उसका ही पैसा मिलने वाला है, मैं 4 घंटे लूँ 2 घंटे लूँ या 1.5 घंटे लूँ, तो आंटी विल ट्राई कि वो जो काम है वो फटाफट फटाफट कंप्लीट करे, वो स्टैंडर्ड जो है वो मीट करे, ठीक है। इसके बाद में टाइम स्टडी जो हमें ये भी बताएगा कि चलो अब जैसे मैंने बोला लेट्स से अपनी इनएफिशिएंट आंटी है, ठीक है, वो एक छोटे काम को करने के लिए 4 घंटे ले रही है, डबल टाइम ले रही है,
तो इस सिनारियो में हम ये भी चीज देख सकते हैं कि हाँ अभी ऐसा भी है कि हाँ ये आंटी का जो है वो आंटी आंटी उस काम में एक्सपर्टीज है उनका कुछ पर्टिकुलर काम में, बट दूसरे काम के लिए जो है हम आंटी को तो निकाल नहीं सकते, पर दूसरे काम के लिए किसी और को ला सकते हैं। तो वी कैन नो एक्चुअली कि अच्छा हाँ ठीक है हमारे घर पर 10 काम है, तो ये 10 काम करने के लिए कौन कौन कितना कितना काम कर सकता है, कितना कितना टाइम किस किस को क्या क्या लगेगा, और इस हिसाब से जो है हम ये डिसाइड करेंगे कितने वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद में इस चीज से तो इसी चीज की वजह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन एक्चुअली एफिशिएंट है और आंटी कितनी इनएफिशिएंट है, ये भी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो टेलर बाबा बोलते हैं अगर ये टाइम स्टडी जो है आपको ये अगर ढंग से लानी है तो आप पहले जो है एक एवरेज वर्कर का जो है देखें कि वो डेली परफॉर्म कैसे कर रहा है अपना जॉब, स्टॉप वॉच लगाकर देखें कि हर एक चीज को कंप्लीट करने को उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। पूरा टाइम ऑफ कंप्लीशन नोट डाउन करें। सेम प्रोसीजर जो है 100 बारी आप जो है ट्राई करते जाए, 100 बारी ये सेम नोट डाउन करते जाए, उसका एवरेज ले लें। अब ये एवरेज टाइम जो है ये आपको कंसिडर किया जाएगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, और सारे वर्कर्स को इसी के बेसिस पर, यानी कि लेट्स से जैसे मैंने बोला मम्मी को पता है कि एवरेज जो है 2 घंटा है, अब कोई बाई आती है वो 1.5 घंटे में करती है, कोई बाई आती है वो 3.5 घंटे लेती है, कोई 4 घंटे अपनी आंटी लेती है। तो मम्मी जो है ये मम्मी ने क्या मतलब एक आंटी का नहीं देखा होगा, मम्मी सालों से वो काम करते आ रही है, या शी इज सीइंग पीपल डूइंग दैट वर्क, और उसके बेसिस पर उन्होंने ये एवरेज निकाला होगा ना कि हाँ ये 2 घंटे का काम है करके। वो मम्मी बोल कैसे रही है कि ये 2 घंटे का काम है, when मम्मी इज नोइंग इट, when मम्मी इज done it all this while and she is having that average in her mind, ठीक है। तो इस बेसिस पर वो बोलेगी ना कि नहीं नहीं मौसी आप ज्यादा टाइम ले रही हो, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका मोशन स्टडी, ठीक है। तो इसमें मोशन स्टडी में मोशन नॉट अदर मोशन, चलने वाला मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये देखना है कि वर्कर्स जो है क्या क्या कर रहे रहते हैं अपना काम करते वक्त, ठीक है। तो अब मूवमेंट जैसे मैं बोल रही हूँ, लेट्स से एक मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, एंड मैं इसके दौरान जो है आप सभी को अलग अलग चीजें बता रही हूँ, अलग अलग चीजें बात कर रही हूँ, अलग अलग ये मैं दे रही हूँ, कभी बीच में जो है चार्जर लग गया मुझे, कभी ये लग गया वो लग गया, तो दिस इज व्हाट समथिंग आई एम डूइंग टू टीच यू, ठीक है। अब ये इन चीजों के करने दो लेक्चर्स के बीच में। करेक्ट, अच्छा अच्छा, ओ ओ ओके ओके, ये मैसेज टाइप किया क्या, हाँ ले मैंने सेंड कर दिया मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, सही है एकदम। हाँ चलो काम पे लग जाती, बच्चों को मैं पढ़ा रही थी ना, हाँ पढ़ाने जाना है। अब ये जो है मेरा ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है राइट नाउ, ये मूवमेंट जो मैंने करी ये जरूरत नहीं थी, ये वेस्ट थी, ठीक है। ये इसकी जरूरत ही नहीं थी ये जो मैंने काम किया अभी, बट अभी मैं जो कर रही हूँ पढ़ाने आगे प्रोडक्टिव है क्योंकि मैं पानी पी रही हूँ तो उससे मुझे बोलने में आसानी होगी। आई टीच फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अंडरस्टैंडिंग कौन सी प्रोडक्टिव कौन सी नॉन प्रोडक्टिव है। तो ये जब आप स्टडी करोगे एग्जैक्टली क्या क्या मूवमेंट्स कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसमें से आप ये देखोगे कौन सी प्रोडक्टिव कौन सी अनप्रोडक्टिव है, और आप ट्राई करना है इसमें कि आप जो है इनकी जो वेस्टफुल अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उनको आप कट डाउन करें, ताकि आप जो है यहाँ पर किसी भी वेस्टफुल मूवमेंट के लिए आप ये भी देखें कि आप जो सारे इक्विपमेंट्स टूल्स मशीनरीज वगैरह है वो आप अवेलेबल करा के रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ऐसा अगर करना पड़े यहाँ पर कि समझो फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकती, तो मैंने आधे घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली, मैं कहीं घूमने टहलने मुझे जाना पड़ेगा, 10 मिनट का इसको ब्रेक देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आना पड़ेगा। अभी ये चीज क्या है, मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है पूरा का पूरा, ये ना ब्रेक का ब्रेक है मेरा, बस जस्ट बिकॉज आपकी मशीन नहीं चल रही बॉस मैं टाइम पास कर रही हूँ, और ये मेरे आवर्स में भी काउंट होगा। अब अनअकैडमी ऐसा करने देगी मुझे, अनअकैडमी क्या बोलेगी जितना घंटा आप क्लास ले रहे हो कंटिन्यूस चलना चाहिए, ऐसा आपको मैम लैपटॉप लेना पड़ेगा, ऐसे आपको जो है अपने सारे डिवाइसेस रखने पड़ेंगे, ऐसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इन्वर्टर वगैरह रखना पड़ेगा, गर्मी वगैरह ये चीज आ रही है ये आप प्लीज हमें मत बोले, ठीक है। तो वैसे इक्विपमेंट्स एंड टूल्स आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो भी चलो गर्मी हो रही है, चलो बच्चे 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ओके।
तो ये ब्रेक जो है वो वहां पर तो काउंट हो ही रहा है ना, स्ट्रीम तो चल रहा है अपना। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि अभी बीच में जो है प्रॉब्लम हो गया मेरा, तो 2 मिनट मुझे जो है थोड़ा बाहर जाना पड़ा, ठीक है। तो उसके बीच में मैंने स्टॉप करा, पॉज करा। हाँ, यू ऑल आर ऑल्सो सीइंग इट, एंड मुझे ऐसे पर्टिकुलरली लगता है इस बात पे मुझे शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भी जो है यहाँ पर बैठकर आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, कब से देते आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि कभी घर वालों को भी हमारी जरूरत हो, कुछ काम आ जाए सडनली, तो हमको भी जाना पड़ सकता है। इसी के वजह से अगर लाइव लेक्चर नहीं है और जाना पड़ रहा है, तो मैं बीच में, मेरे पास पॉज का ऑप्शन तो है, तो मैं क्यों ना वो बच्चों को, ठीक है, लेट लेट द किड्स अंडरस्टैंड कि हाँ मैम ने जस्ट अभी पॉज करा करके। आपको दिख रहा है कोई टेंशन नहीं है मुझे, बिकॉज आई बिलीव यू आर ऑल माई मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपका टाइम तो कम से कम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे तो नहीं करा ना कि मैंने चालू रख दिया और मैं कहीं पर घूमने टहलने चली गई, ठीक है। तो दैट इज द एंटायर पॉइंट कि आप जो है वेस्टफुल एक्टिविटी कम करें, ताकि बच्चों का मैक्सिमम जो है यहाँ पर भला हो पाए। तो टेलर बोलते हैं पहले तो आप एवरेज निकालो सारे वर्कर्स का, नोट डाउन करो क्या क्या मूवमेंट्स है, कौन सा प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव है ये डिसाइड करो, और उसके बाद में अनप्रोडक्टिव जो भी मूवमेंट्स है या तो उसको मिनिमाइज कर दो या कट डाउन कर दो, ठीक है। अगला साइंटिफिक जो टेक्निक है टेलर भाई साहब का, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है कि आप एफिशिएंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को अलग अलग दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर नॉर्मल अगर आर्ली बेसिस पे करे वो आंटी तो 4 घंटा काम करे, 4 घंटे का शी विल बी लाइक, अरे मैडम घंटे का तो 750 रुपया होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं 4 घंटे काम करी, मेरे को 3000 रुपए दे दो, 750 × 4। हाँ, अब जब आपको पता है उसने काम 1500 का ही किया, उसने बस टाइम निकालते गई हो, ठीक है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए जो एफिशिएंटली काम करे इनएफिशिएंटली काम करे, दोनों के लिए आप अलग अलग मेथड्स यूज करें, ठीक है। तो जो आदमी बहुत एफिशिएंटली अच्छे से काम कर रहा है उनको आप एक्स्ट्रा वेजेस दें, ताकि वो मोटिवेट रह पाए कि हाँ हम एफिशिएंटली काम करते रहे। ये तो लेट से ये आंटी 4 घंटे का सेम काम करके जो 3000 रुपीज लेके जा रही है, और कोई यंग फिर लड़की वो क्या बोलेगी, मैं क्यों करूं। कोई लड़का आपने रखा, कोई वर्कर आपने हेल्प के लिए रखा, हेल्पर बोलेगा मैं क्यों करूं भाई, वो आंटी देखो टाइम वेस्ट करके भी 3000 निकाल रही है, मैं उससे भी ज्यादा काम करके 2 घंटे में फटाफट काम खत्म करके दे रहा हूँ, तो भी मुझे 1500 ही मिल रहा है, मैं क्यों करूं फिर। तो उनकी एफिशिएंसी वो घटे नहीं, इसलिए आप जो उनको एक्स्ट्रा वेजेस दें, ठीक है। इससे वो जो है मोटिवेट रहेंगे, और इसके साथ साथ जो इनएफिशिएंट वाले लोग हैं वो भी जो है ट्राई करेंगे, अरे कम घंटे में ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो मैं भी एफिशिएंट होने का ट्राई करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो मुझे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप पेमेंट जो है ये बोलते हैं कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यानी लेट्स से अगर चॉकलेट की फैक्ट्री है तो कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस की इसके ऊपर दे, ठीक है। ताकि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो सबसे बेस्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स भी ट्राई करेंगे ना, चल ठीक है 10 चॉकलेट के ऊपर मुझे वेजेस मिल रहा है ना, हाँ तो मैं आज जो है 10 चॉकलेट बनाता हूँ, नहीं तो वो अदरवाइज क्या करेगा, 2 घंटे में 4 चॉकलेट भी नहीं बनाए। तो टेलर बोलता है एक स्टैंडर्ड रेट आप फिक्स कर लीजिए, वर्कर्स को जो है ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ज्यादा वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम कर रहे हैं उनको कम पैसे मिलेंगे। हो गया यहाँ तक। अगला पॉइंट चलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। अगर आपको बीच में कहीं पर भी थकान महसूस होती है ये पढ़ने के अंदर, अभी क्योंकि हमारी आदत है, हो चुकी है, तो हम बोलते ही जाते हैं, आपको अगर कहीं बीच में ऐसे लगता है कि मैम थोड़ा थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आप बीच में कभी भी पॉज करके जो है राइट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा घूम भटक के आ सकते हैं, चलेगा हमें। चलो, तो मेंटल रिवोल्यूशन की बात आती है। मेंटल रेवोल्यूशन पे हम सब जो है यहाँ बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बोलते हैं कि वर्कर्स का जो है एटीट्यूड चेंज करिए आप, ठीक है। अब जैसे इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने थोड़ी देर पहले बोला हार्मनी और डिस्कॉर्ड के अंदर कि सब एक दूसरे के साथ चले ना, एक दूसरे के अगेंस्ट चल के थोड़ी कुछ मतलब है। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है दे शुड ऑलवेज वर्क एंड दे शुड यू नो चेंज देयर एटीट्यूड। अगर कुछ खराब एटीट्यूड है तो दोनों ने चेंज करना चाहिए, एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन लाना चाहिए, ठीक है। तो टू अडैप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड रूलिंग आउट द फीलिंग ऑफ प्रेजुडिस फ्रॉम माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये मेन मुद्दा है। मतलब ये क्या बोलता है कि हमें जो है यहाँ पर वो फैक्ट निकाल देना है वर्कर्स के दिमाग में से कि मैनेजमेंट उनकी तरफ बायस्ड है, कोई कोई जो है मतलब कि हाँ ये फेवरेटिज्म कर रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, ये चीज उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये चीज जो है ये बदलाव, ये मेंटल रेवोल्यूशन दिमाग का खेल है, दिमाग से बदलना चाहिए।
तो टेलर बोलते हैं जरूरत नहीं है कि आप धबाधब जो है आप ऐसे ड्रास्टिकली चेंज करे करके एटीट्यूड्स को, ठीक है, ड्रास्टिकली नहीं करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करो, ठीक है, दिमाग से उनका रेवोल्यूशन ना, आप ऐसे नहीं बोलो कि अरे लेडीज एंड जेंटलमैन अभी मैं भी तो हूँ, इतने टाइम से आप लोग के साथ हूँ, उसके बाद आप भरोसा कर रहे हो ना। फर्स्ट डे आई तभी थोड़ी किसी ने भरोसा किया, तभी तभी थोड़ी कोई ऐसा होगा कि अरे हाँ हम ये मैम है। पहले तो सब लोग ऐसे ही आते थे और पूछते थे कि अरे आप इतने यंग हो, आपको रख भी कैसे लिया अकेडमी ने करके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे एक्चुअली रियलाइज कि अच्छा हाँ कुछ तो बात है, ओके ये मैम बोलती है मस्ती मस्ती में इतना सब कुछ करा देती है, एग्जाम्पल्स के बीच में जो है, कब हमारा चैप्टर हो गया हमको समझ नहीं आ रहा है। थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, रिजल्ट स्टार्टेड शोइंग अप, बच्चों के जो अब 11th स्टैंडर्ड वाले भी बच्चे जो उनके फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आ गए, जितने हमारे बच्चे थे बिजनेस स्टडीज में हाईएस्ट स्कोर करके आ रहे हैं। तो दिस इज द एंटायर पॉइंट, रेवोल्यूशन ऑफ माइंड वहां से आया। इनफैक्ट इफ यू गाइस नो, व्हेन आई केम इन द वेरी स्टार्टिंग, मुझे बोला गया था कि आपको जो है इंग्लिश में ही बताना है, सब स्टूडेंट्स को जो आपको इंग्लिश में ही सिखाना है। Now many students, you know, they were not comfortable with English. बहुतों ने जो है आके ट्रोलिंग भी करी कि अरे ये मैम क्या है, अपने आप को समझती क्या है वगैरह, शी ओनली स्पीक्स इन इंग्लिश, हिंदी आती नहीं क्या मैम आपको। जबकि आई हैव नोन हिंदी आल्सो वेरी नाइसली, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, मराठी भी अच्छे से बात कर सकती हूँ, अदर लैंग्वेजेस भी है जो मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम नहीं कि मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही, मेरा मीडियम ऑफ डिलीवरी जो मुझे कहा गया है मुझे वही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर जब स्टार्टिंग में आते थे तो बाकी सारे टीचर्स जो है हिंदी में पढ़ाते थे, और मुझे स्पेशली इस चीज के लिए मतलब एम्फोसाइज बोला जाता था कि क्योंकि मैम आपको इंग्लिश इतनी अच्छी आती है तो वी रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप सेशंस इंग्लिश में ले, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स जो है इंग्लिश में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरी अगर टीम की रिक्वायरमेंट है तो मुझे वही करना पड़ेगा ना, जो बच्चे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है, और स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आई बिलीव अगर आपका मीडियम इंग्लिश है you are supposed to understand in English. Now people suddenly started coming in and saying in कि मैम ये क्या है वगैरह वो क्या है, and they started leaving the class, वो आते नहीं थे क्लास के अंदर, ओके मतलब हिंदी स्पीकिंग है तो उनके पास मतलब दे विल गो, ओके, बट यहाँ पर जो है स्केप्टिसिज्म आ जाता था कि अरे नहीं ये इंग्लिश में पढ़ाती हम नहीं आएंगे। इसी रीजन में अभी रेवोल्यूशन दोनों साइड से हुआ। अभी मैंने भी ये चीज को समझा तो व्हाट आई डिड इज आई सॉ कि ठीक है मेरे प्लस क्लासेस जो है मैं इंग्लिश में लेती हूँ, यूट्यूब क्लासेस जो है आई नो अनअकैडमी के क्लासेस पर इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स स्टिल एक्सेप्टिंग। यूट्यूब पर जो है कई बार बच्चे ऐसे होते जिनको एक्सेस नहीं मिल रहा ऑलरेडी, उनको जो है उतना बेटर फैसिलिटीज नहीं मिल रहा, उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, सो आई ट्राई ओवर इन इंग्लिश, मतलब मैं कभी हिंदी इंग्लिश मिक्स ऐसे बात कर लेती हूँ ताकि कोई अगर साउथ का बच्चा है तो वो भी समझ में आ जाए, कोई नॉर्थ का बच्चा है तो वो भी समझ में आ जाए, हमारे ईस्ट और वेस्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। और the students also there on an academy started slowly accepting कि अच्छा हाँ मैम की इंग्लिश भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, शी इज यूजिंग सिंपल इंग्लिश ओनली सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। धीरे धीरे जब पेरेंट्स ने सुना कि अरे हाँ हमारे बच्चों के मुंह में इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, नाउ इट्स नॉट अबाउट कि अरे आपकी राष्ट्रभाषा है या नहीं है या दूसरों के लैंग्वेज आप ले रहे हो, नो प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे। द मेंटल रिवोल्यूशन हियर नीडेड इज कि जो आपको जिस लैंग्वेज में आंसर तो भी आपके पेरेंट्स ने आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाया, मतलब तो दे वांट कि यू आर दे आर विलिंग दैट यू राइट द आंसर इन इंग्लिश। तो अगर आप आंसर इंग्लिश में राइट करने का बोल रहे हो तो पहले आप उसको समझोगे तभी तो करोगे। तो इफ यू विल यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड्स ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट समथिंग देयर, राइट। ऐसे दिमाग में कुछ तो प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। तो पेरेंट्स स्टार्टेड लाइकिंग दिस पॉइंट कि अरे हमारे बच्चे भी जो है अभी धीरे धीरे वी आर सीइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस चेंज, and that is when the entire trust and support started building up. So Taylor also wants to see the same thing कि आप जो है दिमाग से रेवोल्यूशन लाओ, एक दिन में आप उनका जो ड्रास्टिकली एटीट्यूड चेंज मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, कोऑपरेशन की फीलिंग जो है लोगों के अंदर आप जब लाओगे तब मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा।